हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत ज़्यादा आप लोग एनर्जेटिक हो टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर CSIR नेट दिसंबर 2023। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ गया है कि सर कैसे प्रिपरेशन करें तो कि एक इफेक्टिव मैनर में हम लोग सिलेबस को ख़त्म भी कर पाए और उसके बाद हम लोग रिविजन के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए हमें। सो बेसिकली मैं इस बारे में इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग CSIR के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, CSIR दिसंबर 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर दिसंबर 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिपेयर इज 9 के 9 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। आपको पूरे 9 के 9 सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। आप एक काम कीजिए कि जो जो सब्जेक्ट पे आपका बहुत ज्यादा ग्रिप है, सपोज अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स या MMP मुझे अच्छे लगते हैं, या क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, EMT हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया। दिस सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आर वन ऑफ माय वेरी फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो ये सब सब्जेक्ट्स को पहले शुरू करो। ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट है जो कोर है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लो क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, MMP हो गया, EMT हो गया और आ गया तुम्हारा क्वांटम। ये है तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स। और इसके साथ और एक है, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इनमें से तुम्हें कोई भी 3 सब्जेक्ट को चूज करना है। इनमें से तुम्हें क्या करना है, कोई भी 3 या 4 सब्जेक्ट को चूज करना है इनमें से। अगर इनमें से तुम कोई भी 3 या 4 सब्जेक्ट को चूज कर लोगे, सो इन दैट केस क्या होगा कि तुम्हें पता है कि हाँ, उन सब्जेक्ट से अगर मान लो कि अगर कोई बच्चा चूज करता है कि मैं सिर्फ क्लासिकल पढ़ूंगा क्योंकि सर क्लासिकल 11 12 से पढ़ते हुए आ रहा हूं, इसके बाद से जो चीज है न्यूटोनियन मैकेनिक्स पता है, इसके बाद से जो चीज है वो है लाग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, और उसके बाद जो पॉइसन ब्रैकेट्स वगैरह है, उसके बाद कांस्टेंट्स ऑफ मोशंस है और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो ये सब चीजें हम लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं। इन सब चीजों से क्वेश्चन आएगा तो मैं कर सकता हूं। अगर ये कॉन्फिडेंस तुम में है या तुम्हारा फेस पेस ट्रैजेक्टरी हो जाए तो डेफिनेटली यू कैन चूज क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके साथ MMP का सिलेबस काफी बड़ा है, लेकिन अगर देखा जाए तो MMP से प्रॉब्लम भी काफी आसान आते हैं। जैसे अगर कुछ चैप्टर्स के बारे में हम लोग बात करें, लाइक मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें, हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करें, हम लोग अगर बात करें न्यूमेरिकल मेथड्स जहां पे न्यूटन रैप्सन है, बाइसेक्शन मेथड्स हैं, देन लाग्रेंजेस इंटरपोलेशन मेथड है, देन 3/8 रूल है, सिम्पसन 3/8 रूल। सो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स को अगर कोई बच्चा करके जाए तो डेफिनेटली देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम न्यूमेरिकल मेथड्स। इन द सिमिलर मैनर कुछ क्वेश्चंस है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चंस है तुम्हारे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फूरियर सीरीज, वेक्टर एनालिसिस। यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, स्पेशल फंक्शंस में अगर देखा जाए तो स्पेशल फंक्शन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बच्चे कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड कर दें। बट ठीक है, अगर तुम स्पेशल फंक्शन नहीं भी कर रहे हो लेकिन मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ जो सिलेबस है उसको अगर पढ़ के जा रहे हो, कि जैसे कि बहुत दिन हो गए ग्रुप थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बहुत दिन हो गया टेंसेस से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बहुत दिन हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बहुत दिन हो गया ग्रीन्स फंक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो डेफिनेटली अगर तुम मैथमेटिकल फिजिक्स को चूज करो तो ये सारे पोर्शन को तुम्हें चूज करना है, ये सारे पोर्शन को तुम्हें छूते हुए निकलना है। देन ओनली यू कैन से कॉन्फिडेंटली कि हाँ, MMP से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं करके आऊंगा। बट अगर देखा जाए तो कुछ चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लाइक मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो इन सब चैप्टर को तुम्हें छोड़ना नहीं है। वेक्टर है, इन सब चैप्टर को तुम्हें छोड़ना नहीं है, इन सब तुम्हें क्वेश्चन करना ही करना है। इन सारे चैप्टर से तुम्हें क्वेश्चन करना ही करना है। अब मैथमेटिकल फिजिक्स अगर हो गया तुम्हारा तो MMP इज कंप्लीट, MMP इज डन। या अगर MMP छोड़ रहे हो सो इन दैट केस, हालांकि मैं बोलूंगा नहीं MMP छोड़ो क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो ये तुम्हें करना ही करना है। तो MMP अगर हो गया, उसके बाद आता है तुम्हारा EMT। EMT ऑन द अदर हैंड हैज अ वेरी वास्ट सिलेबस, बहुत ज्यादा सिलेबस है इसका। मोस्टली अगर देखा जाए तो EMT का 3 पार्ट है। एक तो आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा आता है तुम्हारा मैग्नेटोस्टैटिक्स, एंड तीसरा आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सबसे पहले हम लोग सोचते थे कि सबसे ज्यादा छोटा चैप्टर शायद वही होगा, लेकिन हालांकि यही सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर देखा जाए इसमें बहुत सारे पोर्शंस आते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अगर बात करा जाए तो पहले बात जो हम लोग सीखते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करने के बाद पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ने के बाद बाउंड्री कंडीशंस अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना, उसके बाद रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को निकालना फॉर कंडक्टिंग मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में और वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बिहेवियर कैसे होंगे, पॉइंटिंग वेक्टर कैसे होंगे, वेव
वेव इंपीडेंस कैसा होगा, एनर्जी डेंसिटी कैसे होंगे, ये सारी चीजें। उसके बाद योर लाइक वी कॉल इट स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ क्या होगा फॉर अ गुड कंडक्टर, फॉर अ बैड कंडक्टर, उसके हिसाब से स्किन डेप्थ के हिसाब से एक एम्पलीट्यूड कैसे फॉल करता है उसका एक्सप्रेशन। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत हम लोग लाइट की तरह शिफ्ट कर जाए, सो इन दैट केस वी हैव अ वेरी वास्ट पोर्शन ऑफ 3 चैप्टर्स कॉल्ड इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। सो यू हैव टू रीड द होल इंटरफेरेंस, यू हैव टू रीड द होल पोलराइजेशन, यू हैव टू रीड द होल डिफ्रैक्शन। ये पूरा चीज होने के बाद आता है वेव गाइड्स। वेव गाइड्स तुम पूरा पढ़ना पड़ता है। वेव गाइड्स के लिए एक तो जो चीज है उससे इतना ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है कि अगर मान लो वेव गाइड्स का तुम्हारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे दिया तो उसके बाकी कंपोनेंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ड्राइव करने के लिए वैसा चीज नहीं आता। बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से मोड्स पास कर सकते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली कम्स। तो अगर वेव गाइड्स देख लिया, उसके बाद आता है रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जो इसकी बार क्वेश्चन आया था 2023 के जून में क्वेश्चन आया था रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स से, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो चीज तुम्हारा आता है वो आता है कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन के ऊपर से बेस करके रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा है। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आके किसी एक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस पे गिरा है, पूछा गया है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगा, ट्रांसमिटेड वेव क्या होगा, और वो भी इक्वेशन के साथ। So this sort of questions might come, and इसके बाद जो चीज आता है that is the very important chapter called radiation, जहां से गेट में भी क्वेश्चन आने के चांसेस, CSR में क्वेश्चन आने के चांस है। So radiation से बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन, रेडिएशन फ्रॉम from an accelerating charge from a rotating dipole or maybe a point charge which is rotating, Larmor frequency क्या होता है, ऑल दिस सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस जो है इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर में CSR में भी आ चुके हैं। तो यूजुअली अगर तुम इतने चीजें पढ़ते हो तब जाके तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कंप्लीट होगा। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि तुम ये चूज करो, ये मत चूज करो, ये मत चूज करो, ये चूज करो, ये मत चूज करो। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये बोल रहा हूं कि तुम जो भी चूज कर रहे हो सोच समझ के चूज करो, क्योंकि अगर ये चूज करो तुम्हें ये चीजें तो पढ़ना ही है। अगर तू EMT चूज कर रहा है, तू बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में मैं रेडिएशन नहीं पढ़ूंगा, मैं इलेक्ट्रोनिक थ्योरी में रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनामिक्स नहीं पढ़ूंगा, तो योर प्रिपरेशन इज पार्शियल। तब तुम पूरा प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पूरा नहीं पता है सब्जेक्ट के बारे में। अगर एक सब्जेक्ट को उठा रहे हो तो उस सब्जेक्ट के हर एक चीज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। तुम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन वैक्यूम, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, गॉसेस लॉ आता है, पोटेंशियल आता है, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम, जहां पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज आता है, हो सकता है डिस्क्रीट हो सकता है कंटिन्यूअस हो, उसका पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। उसके बाद जो चीज आता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन डाइलेक्ट्रिक, जहां पे हमें बाउंड चार्ज के बारे में पता चलता है, जहां पे हमें सरफेस चार्ज के बारे में पता चलता है, जहां पे हमें गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पता चलता है, जहां से इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेरिवेशन आता है। फिर हमें पता चलता है कि कब D इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू E और कब D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू E प्लस P का फॉर्मूला यूज करना होता है। यूजुअली D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू E प्लस P इज वैलिड फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक, बट D इक्वल्स टू एप्सिलॉन इनटू E इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स। फिर लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए अगर हम लोग बाउंड्री कंडीशन देखें तो क्या आएगा, अगर हम लोग एनर्जी देखें फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, हाफ इनटू E डॉट D, ऑल दिस सॉर्ट्स ऑफ थिंग। एंड उसके बाद जो चीज आता है दैट इज कॉल्ड डेसिपेटिव पैरेलल, दैट मींस हाउ कैन वी टेक दिस टू थिंग्स, आई मीन लाइक सम सॉर्ट ऑफ केसेस व्हाट हैपेंस, दे गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर। मान लो कि तुमसे बोल दिया गया है कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पोलराइजेशन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है, और पोलराइजेशन होने के बाद एक अलग सा फील्ड आया है। तो एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड क्या है, तो दो फील्ड आ गए, एक फील्ड जो उस डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज किया है, दूसरा है डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन की वजह से जो फील्ड आया है। सो यू हैव टू टेक अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस टू फील्ड्स टू फाइंड आउट द नेट फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक। तो ये जो चीजें ऐसे टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, सो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी मच नेसेसरी। उसके बाद बाउंड चार्जेस निकालना, हो सकता है बाउंड्री कंडीशन बिटवीन पोलराइजेशन वेक्टर, बाउंड्री कंडीशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बाउंड्री कंडीशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इवन बाउंड्री कंडीशन फॉर पोटेंशियल्स अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर तुम लोगों को पता होगा यार कंडक्टिंग सरफेस है तो पोटेंशियल इज कंटिन्यूअस ओवर अ कंडक्टिंग सरफेस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस बाय द चार्ज डेंसिटी ओवर द सरफेस, अगर कंडक्टिंग मीडियम की बात कर रहे हो तो। तुमको ये भी पता होगा कंडक्टिंग मीडियम अगर चार्ज दैट्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज। सो उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस का इक्वेशन निकालना, अगर एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का इक्वेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की इक्वेशन निकालना, ये सब चीजें आते हैं। उसके बाद तुम्हारा आता है
ये 2 चैप्टर हो गए। उसके बाद तुम्हारा आता है इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर चैप्टर। इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर जो चैप्टर आता है वहां पे तुम्हें डायपोल के लिए एक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, उस डायपोल को अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, उसके ऊपर क्या टॉर्क लगेगा, एक डायपोल को अगर घुमा रहे हो तो कितना वर्क डन होगा, फिर एक दो डायपोल के बीच में म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो ये सारी चीजें टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा आता है मल्टीपल एक्सपेंशन। मल्टीपल एक्सपेंशन जैसे डायपोल हो गया वैसे ही क्वाड्रुपल है। क्वाड्रुपल तुम्हारा डिस्क्रीट कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालो, कंटीन्यूअस कॉन्फ़िगरेशन के लिए निकालो। अगर एक तुम्हारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा इनटू cos थीटा, सिग्मा इनटू cos थीटा ओवर अ स्फीयर, तो बेसिकली ये एक डायपोल की तरह काम करता है। सिर्फ डायपोल मोमेंट ही रहता है, बाकी सारे क्वाड्रुपल मोमेंट्स के लिए पोटेंशियल वैनिश कर जाता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, ये सब निकालना, किसी एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का डायपोल मोमेंट निकालना, क्वाड्रुपल मोमेंट निकालना। ऐसा तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दे दिया गया और बोला गया कि बहुत दूर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मेशन क्या होगा, मतलब कौन सा पोटेंशियल नॉन वैनिशिंग होगा, ये निकालना होता है। तो ऐसे ही मल्टीपल एक्सपेंशन हो जाता है। उसके बाद तुम्हारा आता है क्या, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में तुम्हारा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड सिलिंड्रिकल पोलर सिस्टम है, 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। इसको होने के बाद यूनिकनेस थ्योरम है वहां पे। इसको होने के बाद तुम्हारा आता है क्या, लाइक द मेथड ऑफ इमेजेस। मेथड ऑफ इमेजेस में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं कि यूजुअली तो मोस्टली प्लेन, अगर एक तुम्हारा सरफेस है, एक इमेज सरफेस है, तो उसके एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है, तो उसके ऊपर ही प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके अलावा भी जैसे कि इसी बार लास्ट 2023 में जो जेस्ट का एग्जाम, नॉट इन 2022 में जो जेस्ट का एग्जाम हुआ था, वहां पे क्वेश्चन आया था कि एक डायलेक्ट्रिक स्फीयर के सामने अगर एक चार्ज को रख रहे हो तो पॉइंट चार्ज कहां पे आएंगे, या वो कितना फोर्स फील करेगा। सो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी मच कॉमन। ये टीआईएफआर अभी तो इतना कॉमन नहीं है, मतलब टीआईएफआर में आया है, जेस्ट में आया है, तो सीएसआर में आ सकता है। तो डायलेक्ट्रिक स्फीयर के सामने रख रहे हो एक ग्राउंडेड पोटेंशियल, अगर स्फीयर है, ग्राउंडेड स्फीयर के सामने अगर एक चार्ज रख रहे हो तो कैसे उसका इमेज चार्जेस वगैरह होगा। तो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस मे कम इन योर लाइक सीएसआर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर तुम एक चैप्टर को उठा रहे हो, इस चैप्टर के बाद आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड कैपेसिटेंस, जहां पे कैपेसिटेंस आ गया। कैपेसिटेंस के लिए तुम्हारे कैपेसिटेंस हो गए लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। एंड एज सून एज यू कंप्लीट ऑल दिस 3 थिंग्स, आफ्टर दैट वहां पे आता है कि मान लो एक कैपेसिटर के अंदर एक डायलेक्ट्रिक है और डायलेक्ट्रिक को तुम निकाल रहे हो, कितना डायलेक्ट्रिक, कितना फोर्स उसके ऊपर काम करेगा, दैट इज फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल। और उसके बाद तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक ऐसा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में तुमने बाउंड चार्जेस दे दिया, यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक है, यहाँ पे एक दूसरा डायलेक्ट्रिक है, इस पॉइंट पे बाउंड चार्जेस क्या होगा, इस पॉइंट पे बाउंड चार्जेस लेग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे टाइप से क्वेश्चंस। तो उसके बाद मान लो कि ऐसा क्वेश्चंस भी दिया जाता है कभी कभी कि मान लो यहाँ पे तुमने बैटरी लगा रखा है और उसके बाद डायलेक्ट्रिक को मूव कर रहे हो तो कितना फोर्स लग सकता है। या मान लो कुछ एक ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक प्लेट स्लैंटेड है और एक प्लेट ऐसा है, तो इसके अंदर अगर डायलेक्ट्रिक है तो उसमें कितना, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। या कुछ ऐसा सिस्टम जहां पे डायलेक्ट्रिक को मैंने ऐसे डाला है, डायलेक्ट्रिक ऐसे तिरछा करके मैंने डायलेक्ट्रिक को डाला है, इसके लिए कैपेसिटेंस क्या होगा। तो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी मच कॉमन, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे सीएसआर में। तो जैसे ये वाला पार्ट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमारे पास आएगा, तो दिस इज द होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सिमिलरली वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स है, तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, एंड ऑल दिस थिंग्स आर गेट देयर। तो तुम अगर ईएमटी, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, अगर तुम ईएमटी चूज कर रहे हो, तुम अगर एमएमपी चूज कर रहे हो, तुम कुछ भी चूज कर, क्वांटम मैकेनिक्स इज अ वेरी वास्ट सिलेबस, तुमको पता है। लाइक मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के सिलेबस इतनी बार बता दिए हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग इट मच। बट हाँ, अगर क्वांटम मैकेनिक्स चूज कर रहे हो तो एडवांस्ड पार्ट में जो चीजें हैं, जस्ट लाइक ऑल द एडवांस पार्ट, लाइक परटर्बेशन, स्कैटरिंग एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, परटर्बेशन, स्कैटरिंग, लाइक देन JWK approximation, then time dependent perturbation, time independent perturbation, then your JWK approximation, variational principle, all these are like your advanced. Then relativistic quantum mechanics, अगर basic quantum mechanics में देखा जाए तो वहां पे तुम्हारे identical particles है, 3D है, angular momentum है, वहां पे तुम्हारे one dimensional problems है, वहां पे तुम्हारे basic quantum mechanics जहां पे linear algebra, उसमें basis कैसे change करते हैं, वहां पे एक वेक्टर को कैसे उसका linear spectra बनाते हैं। So all these sorts of things are important. तो तुम जो भी कोर्स सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट क्वाइट माई ब्रांच, बट यस अगर देखा जाए, तुम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करो तो डेफिनेटली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर चूज कर रहे हो, या तुम अगर एनालॉग चूज करो तो उसमें एनालॉग में अच्छे से ऑप एम्प करके जाऊं, डिजिटल में कुछ पार्ट्स करके जाऊं। So all those have things you have to go through carefully, then you can take. So यहाँ पे से कोई भी 3 या 4 तुम अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद जो तुम्हारे एडवांस टॉपिक्स आते हैं, जहां पे तुम्हारा कंडेंस मैटर फिजिक्स है, जहां पे तुम्हारा न्यूक्लियर फिजिक्स है, जहां पे तुम्हारा एटॉमिक फिजिक्स है, इसको तो पढ़ना ही है डेफिनेटली। यहां से 3 क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली हर एक सब्जेक्ट से, और वो 5-5 मार्क्स के होते हैं। तो डेफिनेटली दिस आर काइंड ऑफ योर लाइक मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट्स। तो इसको अगर तुम पढ़ लोगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगे।
तो इन सब चीजों को तुम्हें करना है। और एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा हर एक बच्चों को, वो ये है कि बच्चे जनरल एप्टीट्यूड को ज्यादा पढ़ते नहीं है, बट प्लीज 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 रीड जनरल एप्टीट्यूड। बहुत पहले से उसका प्रिपरेशन शुरू करो ताकि ठीक टाइम तक तुम्हारा जनरल एप्टीट्यूड खत्म हो जाए, तो तुम उसका रिवीजन भी कर सकते हो। क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस, जैसे कि वहां से तुम्हें 15 क्वेश्चंस करने होते हैं, or there are given 15 questions, you have to probably do, yes, there are given 20 questions, you have to do 15 questions, each of 2 marks. So all those 15 questions will just actually तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हारे रैंक को कितना बूस्ट कर सकते हैं वो। तो दैट्स व्हाई आई वुड से कि जनरल एप्टीट्यूड के बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं, तुम लोग अगर कोई से भी बुक उठा के, ज्यादा नहीं, लेबर वगैरह की वॉर कितने दिन में खत्म करे हैं, तो इतने दिन लोगों में कितने दिन में वॉर खत्म होगा, ये सब टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, या तुम्हारे ज्योमेट्री के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आते हैं कि इसके अंदर कितने रेक्टेंगल्स होंगे, कितने ट्राइंगल होंगे, दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बोलूंगा कि जनरल एप्टीट्यूड को भी तैयार करो। तो ऐसे अगर एक स्ट्रैटेजी लेके चलोगे, एक टाइम, हर दिन के लिए एक टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। अगर ऐसे करके चलोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, मैं बता रहा हूं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट देना शुरू करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तब जैसे कि सिलेबस खत्म हो जाए तुम शुरू कर दो अपना मॉक टेस्ट देना। तो देखो एक स्ट्रैटेजी है कि अगर तुम चलोगे, एक स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन अगर तुम करोगे कि हाँ ठीक है, मैं इतना टाइम में इतना पढ़ूंगा, ये टाइम में मॉक टेस्ट दूंगा, इस टाइम में रिवीजन करूंगा। जो पढ़ रहे हो उसको रिवीजन भी करना है। लोग सोचते हैं पूरा पढ़ लूं उसके बाद रिवीजन करूंगा, तब तक लोग भूल जाते हैं जो पहली बार पढ़ते हैं। तो यू हैव टू रीड इट एंड कंटिन्यूअसली रिवाइज एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, सो दैट कि तुम भूल ना जाओ। तो ऑल दिस सॉर्ट्स ऑफ थिंग को अगर तुम दिमाग में रखते हुए चलोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा जो सिलेक्शंस है वो कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली यू विल क्रैक सीएस एंड नेट एंड यू विल गेट पीएचडी और यू कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आज का डिस्कशन मैं यहां तक ही रखता हूं। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट आप लोगों की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए। चलो बाय बाय।